प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश में हम एक बहुत ही बड़े और चर्चित और एक तरह से देखा जाए तो फुल टाइमर पसमानदा एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर से हम मिल रहे हैं। मुख्तार साहब से, जो अपने कामों की वजह से जाने जाते हैं। इनकी एक अपनी लाइन है जिस पे सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक हिस्सेदारी के लिए मुहिम चल रहा है। आजकल जाति जनगणना के सवाल को लेके और अलग अलग तरीके के मत आ रहे हैं, जिसमें अशराफ का एक पक्ष है जो पहले से प्रभावित करता रहा है तमाम सारी चीज़ों को। वो फिर राज मुस्तैदी के साथ जाति के नाम पे भी इस्लाम और धर्म के नाम पे भी इस्लाम। वो किसको कह रहा है? जो पदानुक्रम में जो तथाकथित जो पसमानदा जातियाँ हैं उनको ये कह रहा है। अपने आप को तो अशराफ, सैयद, शेख तो गिनवा ही रहा है, लेकिन इनको कह रहा है कि भाई आपकी जब गिनने की बारी आए तो आप कह दीजिए मुसलमान हैं। आप इस कंस्पिरेसी को किस रूप में देखते हैं सर? देखिए, जाति जो है यह शोषणमूलक आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने का औजार है। आप अमीर से गरीब, गरीब से अमीर हो सकते हैं, लेकिन यह जाति मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। तो जो बिरादरियां कम होती हैं और जो बिरादरियां ज़्यादा होती हैं, उनको वो डिवाइड करते हैं। जैसे आप हिंदू समाज में देख लीजिए, हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, लेकिन मुस्लिम समाज जो है यह जाति के अलावा मसलक में भी बटा हुआ है। ये धर्म गुरुओं ने डबल गेम हमारे साथ है। हम हिंदू से बुरी तरह फंसे हुए हैं। मतलब हिंदू धर्म में जो जाति की समस्याएं हैं उससे भी बुरी समस्या आगे हम एक जगह, आप एक जगह डिवाइड हैं, हम दो जगह डिवाइड हैं। ये आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने का इन लोगों का औजार है। आर्थिक व्यवस्था या धार्मिक इनका जो वर्चस्व है? नहीं, आर्थिक व्यवस्था के लिए देखिए, हर चीज़ अर्थ से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मक्के में जो बुत थे उससे उनको बड़ी जो है उनसियत थी या उसके जो है बड़े हमदर्द थे, वो उससे उनकी कमाई होती थी। ये एक मांस का जो जरिया होता है ना, वो जल्दी आदमी छोड़ता नहीं। जैसे मान लीजिए मऊ में लोकसभा में भर भी जीत गए, चौहान भी जीत गए, उनका एक बिरादरी है, वो बिरादरी एकजुट हो जाते हैं। मऊ में अंसारी की आबादी करीब 85% होगी, ये इकट्ठा नहीं हो पाते। इसीलिए यहाँ 5 साल मुबीन तो 5 साल नसीम, तो 25-30 साल से विधायक जी का परिवार जो है यहाँ रन कर रहा है। इसका मेन वजह ये है कि हम फिरकों में बटे हुए हैं, हम एक नहीं हैं। हमारे मदरसे अलग हैं, हमारी मस्जिदें अलग हैं, सब अलग अलग है, कब्रगाह भी अलग है, सब अलग अलग है। अभी देखिए बिहार में जनगणना हुई, वहाँ 0.22% अशराफ हैं, और ये जो छोटी बिरादरी अपने को शेखों को ज़्यादा लिखा, वहाँ शेखों की आबादी बढ़ गई। हम लोगों को ये चाहिए कि जो हमारी जाति है हम उसको दर्शावें, किसी के बहकावे में हम लोग न आवें। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उसमें देख लीजिए मुस्लिम लीग का, आपकी मस्जिदियाँ ले लेंगे तो आपकी मतलब सारी चीज़ की है ना। अब वही गेम फिर ये लोग खेल रहे हैं कि जाति के आगे मुसलमान लिखो और धर्म के आगे इस्लाम लिखो। बड़े मौलाना की किताब है अंसाब कफ़ात की शरह हैसियत, उसमें उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है कि हिंदुस्तान में कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन अपने को ये लोग बनते हैं। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो जब मौलाना मौदूदी पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने कहा कि ये दारुल कुफ्र है, वो दारुल इस्लाम है। तो यहाँ के एक सैयद ने कहा कि क्या, देखिए वर्ड देखिए, यहाँ के एक सैयद ने कहा कि क्या हिंदुस्तान की सैयदानी जुलाइन हो गई? ये वर्ड है, इतने हद की निगाह देखा जाता है।
तब वहाँ के सैयद मौदूदी ने कहा नहीं नहीं, हिंदुस्तान की सैयदानी पाकिस्तान के सैयद के हम कुफू है। अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं कि हमको ये दर्जी के भी कुफू नहीं है, जो लतुन वल हज्जाम, अरबी भी मारते हैं। हमारे मऊ के बड़े मौलाना हबीबुर रहमान आजमी साहब एक बार अमीरुल हिंद हुए, उनको एक ज़ईफ़ हदीस पेश की गई और वो लिए सूरह नूह से उन्होंने लिया, अर्दलून शब्द से उन्होंने कहा कि कमज़ोर इमाम मलून होता है। और एक बार यहीं के मौलाना मुख्तार नदवी साहब अहले हदीस के सदर हुए तो सारी बड़ी बिरादरी सर जोड़ के बैठ गए, कहे अबे हमन झगड़ा के लिए जुलावा हुआ। सर सैयद ने भी अपनी किताब में लिखा है, बज़ात जुलाहों का तार टूट गया था। सबसे ज़्यादा हमला अगर हिंदुस्तान में किसी पर हुआ है तो वो अंसारी जुलाहों पर हुआ है, इसलिए कि इनकी तादाद ज़्यादा थी। जोश मलिहाबादी भी अपनी किताब में लिखे हैं, यादों की बारात में देख लीजिए आप। इनकी सारी किताबों में मतलब हमारे खिलाफ जो है फतूर मुफ्ती शफी साहब, यहाँ एक किताब छपी जब अंसार कफ़ात की शरई हैसियत, तो जब ये किताब पाकिस्तान गई तो वहाँ का वो मुफ्ती शफी उस्मानी साहब का लड़का जो है तकी उस्मानी, उसका लेटर यहाँ मिरकातुल उलूम में पड़ा हुआ है कि इस किताब को मत छापिए। ये जातिवार जो जनगणना हो रही है, इससे पिछड़े समाज का हित है। पिछड़े समाज को अपनी बिरादरी खोल के लिखवाना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जो लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोगों को जागरूक और करना भी चाहिए, ताकि किसी के बहकावे में ये समाज नहीं आवे। और पसमानदा एक समाज है जिसमें हर बिरादरी के लोग हैं। हर बिरादरी में, जिसे अकबर भाई ने कहा कि कुछ लोग IAS हो गए, PCS हो गए, देखिए जो आगे निकल जाता है वो पीछे वाले को नहीं देखता। और किसी भी समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान उसी के समाज के सरमायादार तबका, आला तालीम याफ्ता तबका और आला मजहबी तबके से होता है। और जब दबा कुचला समाज उठता है तब जो है ये तीनों ग्रुप यानी सरमायादार तबका, आला तालीम याफ्ता तबका और आला मजहबी तबका फिर इंजन बन जाता है और वो दबा कुचला समाज फिर पीछे डब्बा बन जाता है। यही सदियों से होता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब पसमानदा समाज जागरूक हो रहा है और हर चीज़ को वो राजनीतिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी, शैक्षिक तौर से भी और सियासी तौर से भी वो मतलब सोच रहा है। अच्छा, ये जो अभी आप बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो इन तीनों तरीके से ऊपर जो लोग उठ जाते हैं उनसे होती है, तो आखिर कहाँ ऐसी कमी रह जा रही है कि जो लोग उस तरीके के दंश, उस तरीके की जो समस्याओं से निकल के आगे जाते हैं तो वो अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं। जबकि अमूमन होता है, जैसे बाबा साहब ने भी कहा है कि पे बैक टू सोसाइटी, और उनकी बातों को दलित समाज ने जो अलग अलग बस्तियों से, जो दलित बस्तियों से जो निकल के गए हैं, चाहे वो चमार की बस्ती से हों, चाहे पसवान की हों या बाकी और इस तरीके की जो भी निम्न कही जाने वाली जो तरह की जातियाँ हैं उनसे जाते हैं, लेकिन वो लोग कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो IAS हो जाएँ या IPS हो जाएँ। कहीं ना कहीं वो जिस रूप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाजी तौर पे ही, लोगों को जागरूक करने के तौर पे ही वो रहते हैं। लेकिन इधर जो पसमानदा बिरादरियाँ हैं जो उनके पैरेलल, इन लोगों में ये चीज़ें कट रही हैं, तो उसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज में जिससे मान लीजिए कि अंसारी का लड़का अगर IAS हो गया तो अब बड़ी बिरादरी बकला की तरह ताकती रहती है, इनको प्रलोभन देती है और शादी करके लेकर चली जाती है। ये कट गए समाज से। मऊ में आप कई लड़कों को देख लीजिए, आप बड़ी बिरादरी में शादी हुई, मऊ आते भी नहीं वो। हिंदू समाज में बड़ी बिरादरी के अंदर आप देखेंगे कि अगर एक IAS हो गया तो वो अपने सारे रिश्तेदारों को बहुत हद तक वो जोड़ के लेके आगे चलता है। हमारे समाज में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी है। ये कैसे दूर हो, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं, मंथन हो रहा है इस पर भी। एक आरोप ये भी लगता है, मतलब अब कितना सच है वो आप बताएंगे, हम तो जो चीज़ें सुनते हैं चर्चाओं में रहता है उसको, कि इवन पसमानदा में भी कुछ बिरादरियां हैं जो दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करती हैं, तो ये क्या केवल उड़ाई गई अफवाह है या ये सच है? देखिए, पहले नहीं करते थे, ये एकदम क्लियर है। ऐसा बड़ी बिरादरी ने जहन बना दिया था, इनका दोष नहीं है, उसमें भी धर्म का कहीं ना कहीं टोला मारते हैं लोग।
अब शादियां होने लगी। अब पढ़ा लिखा तबका पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर रहा है। ये बदलाव आप कब से देख रहे हैं इसको? ये परमानेंट मूवमेंट जब शुरू हुआ 12-15 साल से जो है कुछ मतलब ये बदलाव थोड़ा 20 साल से है, 20-25 साल से है, लेकिन अब इसका रेशियो बढ़ रहा है। मतलब जो समाज जागरूक हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारा लड़का जो है लखनऊ पढ़ रहा है और किसी दूसरे बिरादरी की लड़की पढ़ रही है, दोनों एक ही जगह पढ़ रहे हैं, तो वो अपने मतलब जैसे मान लीजिए वो बी फार्मा कर रहे हैं, तो वो बी फार्मा लड़की कर रही है, तो वो दोनों शादी कर रहे हैं। शादियां अब हो रही है, मतलब पहले, लेकिन आम नहीं है। मतलब होना चाहिए वो नहीं है। पहले जो पसंद था उन लोगों का वो लोग वो जाहिर नहीं करते थे और समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा। असल में देखिए इस्लाम में ये है कि जैद की शादी ज़ैनब से हुई, ज़ैनब सैयदानी थी और जैद गुलाम थे, तो बड़ी बिरादरी ये कहती है इसीलिए तलाक हो गया। लेकिन आगे वो ये नहीं बताती कि फिर जैद की शादी ही सैयदानी से हुई, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। फिर जैद की शादी सैयदानी से हुई, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर जैद की शादी सैयदानी से हुई। ये बड़ी बिरादरी नहीं बताती है। बड़ी बिरादरी बस इतनी बताती है जैद की शादी ज़ैनब से हुई थी, वो बड़ी बिरादरी सैयद थी, इसलिए जो है तलाक हो गया। इस्लाम के अंदर कहीं ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। मैं बता देना खुल के मैं बता रहा हूँ। इस्लाम के अंदर न जाति व्यवस्था है, न मसलकी व्यवस्था है। इस्लाम के अंदर सब आदम की औलाद हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी मसावात के अलंबरदार थे। उन्होंने हुज्जतुल विदा पे बड़े जलसे में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। अगर किसी को फौकियत हासिल है तो वो बुनियाद तकवा परहेजगारी की है। और वो काम मैंने देखा, अभी पोप का इंतकाल हुए 1 महीना हुआ होगा, आप देख लीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी वो कर रहा है, काले को बना दिया, पोप काला बना है। आप हिंदू समाज में देख लीजिए, लाख लोग कहें कि ब्राह्मण जो है मतलब वो होता है, लेकिन आज आप देख लीजिए राष्ट्रपति से लगाए, प्रधानमंत्री से लगाए, गृह मंत्री से लगाए, उपराष्ट्रपति से लगाए, CJI चीफ जस्टिस से लगाए, सारे में कोई एक जो है वो फॉरवर्ड नहीं है, कोई जनरल कोटे का नहीं। हिंदुओं में पिछड़ी जाति को, दलित को उभारने का लोगों ने काम किया है, लेकिन हमारे समाज में अशराफ ने किसी अजलाफ या अरदाल को उठाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। अगर ये कुछ बोलते हैं महमूद मदनी वगैरह तो मजबूरी में बोलते हैं, क्योंकि अब समाज जाग गया, वो जान रहे हैं कि अब हमको बोलना है। भाई प्रधानमंत्री बोल दिए, राहुल गांधी का भी बयान आया, राहुल गांधी भी बोले हैं, तो अब पसमानदा का नाम सब ले रहे हैं, तो इनकी मजबूरी बन गई। इसके पहले तो ये नहीं लेते थे, कभी पसमानदा का नाम लिए हैं? ये लोग इतना बड़ा बड़ा जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं धर्म के नाम पर, कभी बुनकरों की समस्या या बुनकरों की मतलब हमारी मतलब हाल की बात ये नहीं करते। ये जब बात करेंगे भूत और भविष्य की बात करेंगे, हाल की बात कभी नहीं करते। वर्तमान में क्या चाहिए हमको, हमारी समस्याएं क्या हैं, इसके लिए वो कभी नहीं लड़ेंगे। इनका इस्लाम खतरे में तभी पड़ता है जब उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ती है। अब जातिवार जनगणना से इन लोगों को बहुत परेशानी है, क्योंकि इनकी आबादी अब क्लियर हो जाएगी। अब जिसकी जितनी आबादी है अब उसी हिसाब से वो हिस्सेदारी मांगेगा। भाई सबसे पहले तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मांगेंगे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में मांगेंगे हम। कमाल देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक है, जबकि शिया और सुन्नी नदी के 2 पार्ट हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ एक है। और जहाँ अर्थ की व्यवस्था है, जहाँ पैसा है, वहाँ शिया वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी शायद आपको ये ना मालूम हो। तो ये लोग जो है मज़ा मारे हैं, अब ये मज़ा अब इनको अब हाथ से जब ये जान है कि हाथ से निकल जाएगा ये, तो ये लोग छटपटा रहे हैं। जैसे मछली जो है तालाब से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, वो छटपटाती है, बस वही इनके अंदर छटपटाता है। अब ये लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। हम कहते हैं हर समाज में, हर पार्टी में लोग हैं। वही पसमानदा अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो हर पसमानदा नहीं जुड़ा है। हमारे ऊपर कोई ब्लेम लगा दे या हमको कोई कह दे कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बदलाव सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग ही लाते हैं, और उस सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग एक्रॉस पार्टी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ सारी पार्टियों से अलग, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ इंसान वो उस पार्टी का वैचारिक गुलाम होगा, वैचारिक गुलाम होगा। तो हम किसी पार्टी से क्यों जुड़े? भाई आज अच्छा आप करेंगे, आपकी भी तारीफ करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा का नाम लिया, मैंने तारीफ किया, लेकिन जब उन्होंने आयोग बैठा दिया तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी मुखालफत भी की।
भाई जब 1956 में पंजाबी को दिया गया तो कोई आयोग नहीं बैठा, 1990 में बौद्धिस्टों को मिला, कोई आयोग नहीं बैठा। जब हमको देना हुआ तो आयोग बैठ गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी भी दे दिए कि हम नहीं देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, चूँकि हम चाह रहे हैं कि कुछ जो नई चीज़ें हैं जो जिसमें बात नहीं होती है, और आप जैसे जो सीनियर लोग हैं जिनका एक अनुभव है, एक भोगा हुआ यथार्थ जिसे सेल्फ एक्सपीरियंस कहते हैं, इसको लेकर बहुत डिबेट होती रही है पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में। थोड़ा उस पर भी हम बात करते हैं ताकि जो दर्शक हैं डेमोक्रेसी के उनको एक मटेरियल भी मिले, और आगे उनको यदि कहीं मौका मिलता है रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो उस पर वो आगे बढ़ें भी। एक बड़ा सवाल आता है कि मऊ पसमानदा बहुल शहर है, और यहाँ अनुपातिक रूप से, तुलनात्मक रूप से बाकी जगहों से जो आसपास का क्षेत्र है उससे थोड़ा संपन्न लोग हैं, मतलब खाते पीते लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, इनका इंटरेक्शन शहर से है, बाज़ार से है। लेकिन इन्होंने अपना एक भी पसमानदा कोई लीडर यहाँ नहीं तैयार किया। इसके पीछे किन कारणों को जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, यहाँ जो है ना, हकीकत आपको बता दें, यहाँ का जो धर्मगुरु है और यहाँ का जो महाजन तबका है वो मिला रहता है, मिल करके बुनकरों का शोषण होता है। क्योंकि महाजन को चंदा लेना है, मौलवी साहब को चंदा लेना है महाजन से, पैसा वो देगा, ये दोनों मिले रहते हैं, बुनकर का शोषण होता है। कभी ये लोग मेंबर से बुनकर की बात नहीं करते हैं, कभी बुनकर की बात नहीं करते हैं। ये लोग कभी भी कहीं भी इनकी तकरीर सुन लीजिए, इनकी ज़मीन के नीचे आसमान के ऊपर की बात होती है। वर्तमान में ये बात ही नहीं करते। नहीं, लेकिन एक चीज़ और फिर आपको थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा मैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में यदि कोई बात होती है सामाजिक न्याय की, तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड कम्युनिटीज़ हैं। जैसे अंसारी एक जो तबका है, वो बाज़ार से जुड़े होने की वजह से उनकी स्थिति बेहतर है और वो जागरूक भी हैं, इसलिए उन पे आज़ादी के पहले से लेकर अब तक हमले भी होते रहे हैं, उनको हर चीज़ का दोषी भी ठहराया जाता रहा है। तो इसके पीछे ये इनविजिबल तरीके से कहा जा सकता है कि ये लोग जागरूक हैं और जागरूक करते भी हैं बाकी दूसरे लोगों को। तो ये लोग जो जागरूक करते रहे, मान लीजिए कि वो किसी मसलक के माध्यम से नहीं, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से नहीं, लेकिन जो समाजी तौर पे इनका जो जातीय संगठन रहा है या बाकी जो दूसरे सामाजिक न्याय के लिए जो संगठन बने रहे हैं, तो उसका असर नहीं पड़ा क्या? देखिए, जहाँ अंसारी ज़्यादा हैं, जहाँ कम हैं, बड़ी बिरादरी के अंडर में हैं, वहाँ वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ चूँकि अंसारी बाहुल्य है ये, इसलिए इन लोगों को समझ में कम आता है। तो क्यों इन लोगों को क्या अपना लीडर पसंद नहीं? इसलिए कि यहाँ उन्हीं के पास पैसा है। अब जिसे आप चले जाइए अभी देवदर, हरदौना, बख्ची, अब चले जाइए, पठानों की आबादी है। अगर वहाँ कोई पसमानदा है तो वो पर्चा टाइप कर रहेगा, उसको एहसास होता है तो वो बोलता है। यहाँ एहसास नहीं होता। यहाँ तो अंसारी साहब पठान से चाय भी मंगा लेते हैं। हकीकत देखिए ये है, हकीकत ये है कि यहाँ पठान साहब चाय भी लिया देते हैं। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब संपन्नता बढ़ती है, तो जब आर्थिक रूप से व्यक्ति मजबूत होता है, तो सत्ता के करीब और सत्ता को हाथ में लेना चाहता है। तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं ये लगता है कि हम सत्ता? आपको मैंने एक बात कहा कि यहाँ 40 साल से दूसरी जगह का विधायक है। यहाँ लड़ाई सिर्फ चरमैनी के लिए होती है, इसके आगे ये सोचते ही नहीं। तब उनको बताइए हम कैसे समझाएं? या इनका विचार बस चरमैनी तक है। तो जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है ना कि उन तक भाई वो नहीं मानेंगे ना। तो इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय का जो एक्टिविज्म है वो सक्सेस नहीं है? एकदम नहीं है। वो समाज के हित में है ही नहीं, वो अपने हित में है, उनका अपना हित है बस। अच्छा, एक चीज़ और एक बात करते हैं, चूँकि ये तो बहुत अनएंडिंग टाइप का हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा ये डिबेट। आप थोड़ा सा अपने जो एक्टिविज्म का जो एक यात्रा रही है, आपकी उम्र लगभग 60-65 से ऊपर हो गया, वैसे किसी की ये नहीं पूछी जानी चाहिए, यदि किसी महिला को मैं कहा होता तो आग बबूला हो जाती है अंदर ही अंदर। तो आपका जुड़ाव इस आंदोलन से कब और किस उम्र में हुआ? देखिए, हम जुड़े अली अनवर साहब से 98-99 2005 में हम लोग 2005 में हम लोग जुड़े। हम थे, वकार भाई थे, हम लोग जुड़े और हमने बहुत मेहनत भी किया, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी करवाए। मुस्लिम इंटर कॉलेज में मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था, दिल्ली तक हम लोग गए। लेकिन जो रहनुमा हमारे हैं, पसमानदा के नाम पर राज्यसभा तक गए, वो भी समाज के लिए कुछ नहीं किए, तो हम दूसरे को क्या करें? कुछ नहीं किए वो समाज के लिए। किसी सूबे में एक ऑफिस तक नहीं बनाए वो, जबकि वो 2 बार राज्यसभा रहे। जबकि पूरे देश भर का पसमानदा उनको अपने नेता मानता है। माने मुसलमान जो है वो अखिलेश को नेता मानता है,
मुसलमान अखिलेश को नेता मानता है। अखिलेश क्या देते थे पसमानदा मुसलमान को, ये बताइए हमको। यहाँ वोट देने की टेंडेंसी ये है कि वोट देंगे किसी को और मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश भैया को, वोट देंगे मुख्तार अंसारी को और दुआ करेंगे कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाए, ये टेंडेंसी है। तो अब आप ये बताइए कि इस टेंडेंसी में हम क्या करेंगे। और संगठन वहीं कामयाब होगा जहाँ मुस्लिम पसमानदा मुस्लिम कम है, बड़ी बिरादरी के साथ है, वहाँ पसमानदा आंदोलन सक्सेस है। और जहाँ अंसारी ज़्यादा हैं वहाँ जल्दी सक्सेस नहीं होगा। अभी एक नई जो तब्दीली आई है खास करके जो पसमानदा मूवमेंट ये सब चीज़ों को लेके, ये तो बहुत लंबा विमर्श हो जाएगा, इसमें बहुत लिखा भी गया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें बनाया भी है वीडियो और लगभग कन्विंस हो गए हैं। देखिए अली अनवर साहब ये जान गए थे कि तीसरी बार हम नहीं जाएंगे, तो वो कांग्रेस के संपर्क में थे पहले ही, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने सोचा कि हम बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे तो हम, वो कामयाब नहीं हुए। वो कामयाब तब होते जब वो समाज के लिए काम किए होते। उन्होंने समाज के लिए कभी कोई काम किया ही नहीं। अब कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस में अभी तक इनको कोई पद भी नहीं मिला है। अब कांग्रेस में जाने के लिए तो बहुत दिन से ये परेशान थे, बहुत दिनों से ये परेशान थे अली अनवर साहब। अली अनवर साहब देखिए, कहना नहीं चाहिए, अगर ये हकीकत में समाज का कुछ काम किए होते, कुछ भी किए होते, ये एनटीपीसी में मेंबर भी थे। अच्छा, अगर ये चाहते तो कुछ लड़कों को एनटीपीसी में भी लगा सकते थे। मतलब ऊर्जा मंत्रालय में थे ये? जी हाँ, मतलब मेंबर थे वहाँ एनटीपीसी में। इन्होंने किसी भी मतलब समाज का कोई एक काम किए हो तो बता देंगे। बस खाली अगर आप बुला रहे हैं तो आप खर्चा करिए, वो आएंगे बोलेंगे, अखबार में नोट उनका छप गया, बस चले गए, काम खत्म। इससे ज़्यादा क्या किए। अच्छा, ये भी आरोप लगता रहा है कि जितने दिन तक ये राज्यसभा के मेंबर रहे उतने दिनों तक, या फिर अभी तक भी देखा जाए तो, जिस महाज को लेके वो आगे बढ़े थे, जिस महाज ने इनको एक पहचान दी थी, एक आला मुकाम तक पहुंचाया था, उसको ये पॉकेट में लेके घूमते रहे, ऐसा आरोप लगता है। ये बात का सही है? देखिए, वो कभी संगठन को झोला में लेके चलाना चाहते थे। हम लोगों को पटना बुलाए, पटना आओ, कई बार हम लोग पटना गए, दिल्ली बुलाए, दिल्ली भी गए। ये कभी भी संगठन का विस्तार नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे। और जो हम लोग जो अलग हुए हैं, ऐसा नहीं कोई बात थी, इन्होंने संगठन को भंग कर दिया। ये वसीम रायनी उन्हीं के अध्यक्ष थे। हकीकत कड़वी सच्चाई है, ये कोई नहीं बताता। तो हम लोगों ने कहा कि मैंने पसमानदा को छोड़ भी दिया था, इन्हीं लोगों को हमने कहा झोला में लेकर रखेंगे, ये सब बेकार बात है। हमको ज़बरदस्ती लखनऊ बुलाया गया, लखनऊ बुलाया गया, वहाँ मैं मीटिंग में गया और उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। सुबह जब मैं उठा तो मोबाइल खोला तो उसमें लिखा था कि मुख्तार अंसारी को जो है प्रदेश का प्रभारी बनाया जा रहा है। अब मुख्तार अंसारी का टक्कर मुख्तार अंसारी से, ये वर्ड है, सुन लीजिए। तो जब हम दौड़ा करने लगे तो अली अनवर साहब ने जो है पश्चिम में जो है इन्होंने अपने मन से बना दिया। तो हमने सवाल उठा दिया, हमने कहा कि वो कौन होते हैं उत्तर प्रदेश में बनाने वाले। ये बहुत दूर, देखिए बहुत चीज़ इस पर सोशल मीडिया पर कहने लायक नहीं है। नहीं, लेकिन जो चीज़ें कही जा सकती है वो कहा भी जाना चाहिए, ताकि बाकी जो लोग दिग्भ्रमित हैं वो क्लियर भी हों। आप एक हमारा अखबार में बहुत बड़ा बड़ा बयान आता था। ये वो दिल्ली से अखबार छपता था, वो अरे दैनिक जागरण, नहीं, वो अंसारी वाला हो, सदाए अंसारी, उसने मुझसे लेख मांगा। मैंने कयूम अंसारी पर लेख लिखा, अभी मोबाइल में दिखा भी दूंगा। और 2 लोग गए थे वहाँ, सालिम अंसारी भी गए थे, अली अनवर साहब भी गए थे। जश्न ये लोग मनाए, लेख मेरा था। 2016 में जब सामाजिक सुरक्षा बिल पर बहस चल रही थी, मेन बात पर मैं आपको बता दूं, 2016 में जब सामाजिक सुरक्षा बिल पर बहस चल रही थी तो पंडवा जो है 65,000 पंडवा हैं, 68,000 या 65,000 पंडवा हैं बनारस में। उनका वो कार्य माना गया। उस समय अली अनवर साहब भी राज्यसभा में थे, सालिम अंसारी भी राज्यसभा में थे। इन लोगों ने न बुनकर का नाम लिया, न धुनकर का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया, चुपचाप बैठे थे। कितना बड़ा अन्याय हुआ।
सामाजिक सुरक्षा बिल पर बहस चल रही है, तो आप तो आते थे यहाँ मैदान में, जब आते थे तो बीड़ी बनाने वाला, कालीन बीनने वाला, फलाने बीनने वाला, चूड़ी बनाने वाला मारा भाषण मारते थे, और वहाँ चुप। सालिम अंसारी तो जो है कि मतलब बुनकर से गए थे ना, इनको तो बोलना चाहिए था, ये भी नहीं बोले। उठा के देख लीजिए बात 2016 की। देखिए हम लोगों के साथ जो है भाई साहब बहुत अन्याय हुआ है। हमने देखा साहबानो केस में भी, मैंने देखा साहबानो केस का रिजल्ट आप देखिए। अशोक सेन उस समय कानून मंत्री थे, राजीव गांधी जो है बाकायदे जो है कि मतलब मुस्लिम मुल्कों से राय लेना चाहते थे, लेकिन अली मियां नदवी ने मंतिक मार दिया। अब मारा तो मारा, इन्होंने अपनी किताब में भी लिख दिया कि मैंने मंतिक मारा। आप किताब पढ़ लीजिए, कारवाने ज़िंदगी, चौथी जिल्द खोजिए, खोलिए, पेज नंबर 340, 41, 42 पढ़ लीजिए आप। इन्होंने मंतिक मारा। अब मिला क्या हमको? मुस्लिम महिला तिलाक अधिनियम 1986 में मिला क्या हमको? ठीक 6 महीने के बाद मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया, डैनियल लतीफ़, शमीमा बेगम, इन लोगों ने यही नज़र दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? राजीव गांधी ने कहा कि हम शिलान्यास करेंगे। मिला क्या हमको? ये लोग मस्जिद के नाम पर सोचते हैं कि इकट्ठा हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? मस्जिद के नाम पर ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। विधायक जी भी बनवाए हैं, एक दिन उस पर भी होगा, देख लीजिएगा। बहुत सी चीज़ है, अभी मैं इससे हटूँ तो मैं बता दूँगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ। इसका मतलब है कि जो चीज़ें आज देखने को मिल रही है, जो बदलाव, जैसे पसमानदा का हक कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है, हाँ, ये बहुत पहले इस पर बात होती तो आज तक सूरत कुछ और होती। भाई साहब 1,22,839 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में है। आप तो 1,37,000 ये बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी बंगाल में है, और सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमान बंगाल में पहचान है। 1,44,000 कुछ प्रॉपर्टी है बंगाल में, 1,22,839 प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की। जो वक्फ करता है उसको वाकिफ कहते हैं, जो देख रेख करता है उसको मतवल्ली कहते हैं। मतवल्ली का सरकारी रेट 7% है। 93% रुपया कहाँ गया? ये जो कानून वक्फ बिल पर ले आए हैं, इन लोगों की कमी की वजह से वो ले आए हैं। अब वो भी मिलेंगे, मिल के चढ़ जाएंगे दोनों। परेशान तो गरीब न होगा, जिससे वक्फ बाय यूज़र जो है, ये ज़मीनें जो गांव में देहातों में जो कब्रस्तान है या जो मस्जिदें, किसी के पास कागज़ नहीं है। हकीकत ये है। लेकिन तो सरकार तो ये भी कह रही है कि उस पर जो मस्जिद है, अरे भैया, सरकार की करनी और कथनी बड़ा अंतर है। वो कागज़ मांगेंगे 1354 फसली 1952 से, ये भी जान लीजिए। और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय जो है उस पर कह देंगे कि नहीं है, ख़त्म। जिलाधिकारी महोदय कह देंगे कि नहीं है, ख़त्म मामला। लेकिन अभी तक क्या है, पिछले दिनों चूँकि एक बहुत ही ये पेचीदा टाइप का मामला हो जाता है कि सरकार का कुछ पक्ष होता है, एक पक्ष और कहता है, दूसरा पक्ष और कहता है। जैसे नट बिरादरी का एक वीडियो में देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमारे घर के जो कोई बुजुर्ग मरता है तो अशराफ जैसे शेख लोग हो गए, अपने कब्रिस्तान में दफनाने तक नहीं देते हैं। सही है। हमारे गांव में जो है धुनियों का अलग है, अंसारियों का अलग है, हवाईगढ़ों का अलग है। हवाईगढ़ क्या होता है? हवाईगढ़ ये जो शादी ब्याह में जो ये सुड़गमान वगैरह नहीं बनाते थे, हवा नहीं, पटाखे वाले, पटाखा वगैरह जो बनाते थे ना, हाँ, ये होते थे। चरखी उर्खी नहीं चलाते थे, वो जो बना करके शादी ब्याह में पहले चलता था, जो मसालची बुलाया था। मसा वही, उसको हवाईगढ़ बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें एक आप जो एक आंदोलन, चूँकि हम लोगों ने बात इस पर की थी और ये बहुत महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि एक हम बहुत ही वरिष्ठ और जिम्मेवार व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, खास करके पसमानदा और मुस्लिम धर्म के अंदर जो सामाजिक न्याय की जो बात हो रही है। तो आपने कहा कि आपका जुड़ाव अली अनवर साहब के से होता है, और चूँकि आप जो 2005 की बात कर रहे थे तो उसमें अली अनवर साहब राज्यसभा पहुँच गए थे, उसके बाद होता है। तो तब से लेके और अब तक का एक मूल्यांकन कहा जाए कि आंदोलन कहाँ तक पहुँचा और कितना वो सक्सेस रहा, वो वाली लाइन अली अनवर साहब वाली, तो उस पर आप। अली अनवर साहब के ज़माने में कोई पसमानदा का नाम नहीं लेता था। हमारी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ने नाम लिया, मेरी अध्यक्षता में। तब कोई नहीं था, न यूनुस थे, लेनिन बाबू जानते हैं, वो प्रवक्ता थे हमारी अध्यक्षता में उन्होंने नाम लिया। और प्रधानमंत्री ने जो ही नाम लिया, उसके बाद पसमानदा बनने का एकदम लाइन लग गई।
तब तो जितने छुपे थे सब आके कहने लगे हम भी पसमानदा हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब पसमानदा कई संगठन बने। ठीक है, समाज में दो किस्म के आदमी होते हैं, एक निस्वार्थ होते हैं, एक स्वार्थी होते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं इस मामले में नहीं कर सकता। हम लोग निस्वार्थ वाले हैं, हम लोग इतने दिन से जुड़े हुए हैं, हम लोग कोई माई का लाल एक पैसे का लांछन नहीं लगा, जाहिर सी बात है कि कोई पार्टी नहीं लगा। जाहिर सी बात है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं अंततः समाज में बदलाव जो होता है उसके वाहक वही होते हैं। उसके हाँ, नेपथ्य थोड़ा में- समय लगेगा क्योंकि हमारे पास कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, और जो किसी की विचारधारा से चलेगा तो वो उसको फंडिंग देगा। तो अभी अली अनवर साहब का कुछ कंट्रीब्यूशन या किसी तरीके से उनका कोई सहयोग आपके संगठन को और देखिए, आप अली अनवर साहब ने जब समाज का कोई भला नहीं किया, समाज उनका भला कैसे करेगा? हम तो कह रहे हैं कि विधानसभा लड़ने चलिए, टिकट के लिए मेहनत करेंगे, लड़े वो। हमारा समाज एमएलसी बनना चाहता है, हमारा समाज राज्यसभा जाना चाहता है, चुनाव लड़ना नहीं चाहता। चुनाव लड़ने अली अनवर साहब, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उनका खुल के समर्थन करूँगा, टिकट लेने में भी समर्थन करूँगा, लेकिन लड़ेंगे नहीं वो, ये भी अभी बता दे रहा हूँ।